नमस्ते प्यारे बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास बीए बीएड सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जैसा आपको दिख रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे मॉन्टेस्क्यू पढ़ें। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसे इसलिए कहा जाता है कि उस समय हमारे 1919 में भारत के जो राज्य सचिव थे वो मॉन्टेस्क्यू थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये अधिनियम 1919 के अंदर बनाया गया था, जो हमारे यहाँ पे 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी। जैसा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे दल इसकी मांग कर रहे थे कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार हो। उन मांगों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में पहली बार ये घोषणा करी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 1919 भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जिसे 1921 में अप्लाई किया गया। अब इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, ये देखते हैं। अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम की पहली विशेषता ये थी कि इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय और प्रांतीय सूची के जो विषय थे उन्हें पृथक पृथक कर दिया गया। यानी जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा, राज्य सूची के विषय अलग हैं, केंद्रीय सूची के विषय अलग हैं, समवर्ती सूची के विषय अलग हैं। उसी तरह उस समय 1919 में प्रथम बार ऐसा किया गया। केंद्र को कुछ विषय दिए गए जिस पर वो कानून बनाएंगे, कुछ विषय प्रांत को दिए गए जिस पर वो कानून बनाएंगे। राज्यों पर जो पूर्णतः केंद्र का नियंत्रण था उसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को, परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया, परंतु केंद्र में जो सरकार थी वो एकात्मक ही रही। राज्यों पर नियंत्रण केंद्र का ज़्यादा रहा। इसके अलावा इन प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में वापस बांटा गया। इसे कहा गया, एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरे आरक्षित विषय। अब ये हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय क्या होते हैं? तो पहले हम पढ़ेंगे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। यानी राज्य जो हस्तांतरित विषय हैं उस पर जब राज्य कानून बनाएगा तो वो गवर्नर से परमिशन लेगा और गवर्नर उन कार्यों को करने के लिए, उन कानूनों को बनाने के लिए मंत्रियों की सहायता लेगा जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी हस्तांतरित विषयों में वो मंत्री सहयोग देंगे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं और आरक्षित विषयों के अंदर वो लोग सहयोग देंगे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसी को क्या कहा गया? दोहरी व्यवस्था कहा गया, जिसे हम द्वैत शासन के नाम से जानते हैं, डायरकी के नाम से
जानते हैं। हालांकि ये व्यवस्था सफल नहीं हुई, काफ़ी हद तक असफल रही थी। इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया। जैसा कि आपको अभी पता है, हमारे सदन के अंदर 2 सभाएं चलती है, लोकसभा और राज्यसभा। उस समय पहले लोकसभा राज्यसभा नहीं हुआ करती थी, केवल एक ही सभा हुआ करती थी। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार 2 सभाओं का गठन किया गया, जिसे हम वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानकर कंपेयर कर सकते हैं। और पहली बार दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा, ऐसा 1919 के अधिनियम में तय किया गया। इसके पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ पे। 1919 में प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी वोटिंग के द्वारा ही राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई। इसके अलावा इस 1919 के अधिनियम में एक व्यवस्था ये की गई, एक कार्यकारी परिषद होगी जिस 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में से जो चीफ होगा, जिसे हम कमांडर इन चीफ के नाम से जानते हैं, जो चीफ होगा उसको छोड़कर 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। यानी जो उस कमेटी का हेड होगा वो भारतीय नहीं होगा। इसके अलावा 3 जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। अगली विशेषता इसकी ये है, जैसा आपको पता है 1909 में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था। उसके अंदर मुस्लिमों को पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन सिद्धांत में विस्तारित किया गया था। इस सांप्रदायिक आधार के विस्तारित को 1919 के अधिनियम के अंदर और बढ़ा दिया गया। 1909 में केवल मुस्लिमों को इसमें सम्मिलित किया गया था, परंतु 1919 के अंदर इसके अंदर भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी क्या कर दिए गए, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। किस किस को और अलग से अधिकार दिया गया? मुस्लिमों को तो अधिकार था ही सही, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को अधिकार दे दिया गया। जहाँ पर पहले मुस्लिमों को अधिकार था, वहाँ पर भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर अधिकार दे दिया गया। इस समय एक कानून बनाया गया जिसमें जो वोट का अधिकार दिया गया, मताधिकार प्रदान दिया गया, वो सबको नहीं दिया गया। वो संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर दिया गया। उसका एक लिमिट क्राइटेरिया रखा, सीमित लोगों को ही मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें 2 चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। इस कानून में एक व्यवस्था और की गई, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक जितने भी कार्य होते थे भारत सचिव द्वारा किए जा रहे होते थे। अब इन सब कार्यों को उच्चायुक्त में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। वाह, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी
यूपीएससी, जिसे अभी हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसका गठन 1926 में किया गया, पर इसका प्रस्ताव 1919 के अधिनियम में ही रख दिया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया, क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा था, आपको बताया गया था कि केंद्रीय सूची और राज्य सूची को अलग अलग किया गया था, तो अब उनके लिए बजट भी अलग अलग चाहिए था, क्योंकि केंद्र की सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्यों की सूची पर राज्य कानून बनाएंगे। उसी के मद्देनज़र रखते हुए बजट को भी अलग अलग किया गया, केंद्र का बजट अलग और राज्य का बजट अलग। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसका काम था कि 10 वर्ष बाद जांच करना कि 1919 के अधिनियम में जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी चीज़ें, नए नियम बनाए गए हैं, क्या वो भारत में सक्सेस हुए हैं या सक्सेस नहीं हुए हैं। जो काम, जो कमेटी बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था, वो 10 वर्ष बाद इसकी जांच करेगा। ये हुआ हमारा 1919 का अधिनियम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।